हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवसी लॉ क्लासेस। आई एम मनोज कुमार और मैं बात कर रहा हूँ यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006 की, जो 32 एक्ट को कंसोलिडेट करके 12 दिसंबर 2012 को बनकर तैयार हुआ और इसका नाम रखा यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006। इसमें 16 चैप्टर है, 234 सेक्शंस है और 4 शेड्यूल है। यहाँ मैं चैप्टर 9 के एक टॉपिक है सरेंडर एंड अबंडनमेंट की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 118 सरेंडर बाय भूमिधर। सब सेक्शन 1, ए भूमिधर में सरेंडर हिज इंटरेस्ट इन एनी होल्डिंग और एनी पार्ट thereof by giving an application in writing to the tehsildar, intimating his intention to do so, and by giving up possession thereof to him, whether or not such holding is land। क्या है कि कोई भी भूमिधर अपने जोत या अपनी उस जमीन को समर्पण कर सकता है, कब कर सकता है, जब वह तहसीलदार को यह इंटीमेट करे, सूचित करे कि मैं इस भूमि का कब्जा छोड़ रहा हूं और इसे सरेंडर कर रहा हूं, चाहे ये जोत पट्टे पर दी गई हो या नहीं, वह सरेंडर कर सकता है। दूसरा है इसकी सब सेक्शन 2, वेयर ओनली पार्ट ऑफ ए होल्डिंग हैज बीन सरेंडर, जहां केवल किसी अंश यानी हिस्से का समर्पण किया जाना हो, समर्पित करना हो, वहां जो है तहसीलदार सेल ए पोर्शन द लैंड रेवेन्यू पेबल बाय सच भूमिधर। क्या करेगा? वहां तहसीलदार ऐसे भूमिधर द्वारा दे भू राजस्व को परिभाषित करेगा, यानी बांटेगा कि कितने पोर्शन को वो सरेंडर कर रहा है और इतने को नहीं कर रहा, तो उसका जो रेवेन्यू है उसको बांटेगा। 119 की बात करते हैं सरेंडर बाय आसामी, कि आसामी द्वारा किस तरीके से समर्पण किया जाता है। ये आसामी समर्पण करता है। एंड आसामी में सरेंडर हिज इंटरेस्ट, एक आसामी किसी जोत के अंश का सरेंडर कर सकता है, सॉरी अंश का नहीं, सरेंडर कर सकता है। किसको कर सकता है? वो मेन भूमिधर को इंटीमेट करेगा कि मैं ये जो पोजेशन है इसको आपको सरेंडर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो अपना नोटिस देकर उस पर कब्जा छोड़ सकता है। अभी सरेंडर और सरेंडर का क्या प्रभाव है, ये बात करता है 120। इसकी सबसेक्शन 1, ए भूमिधर और आसामी शैल बी डीम्ड टू हैव सरेंडर एनी लैंड हेल्ड बाय हिम। एक आसामी भूमिधर ऐसा माना जाएगा कि जो जिस भूमि पर उसने सरेंडर किया है वह सेक्शन 118 और 119 जिसकी पोजेशन को सौंपने के बाद ही सरेंडर का इफेक्ट माना जाएगा, यानी वह सरेंडर समर्पण माना जाएगा। दोस्तों, इसकी सब सेक्शन 2, वेयर एनी लैंड इज सो सरेंडेड, जहां कोई ऐसी भूमि, कैसी भूमि, इसकी सब क्लोज ए बात करता है बाय एन आसामी, आसामी के द्वारा, हिज राइट्स, उसका अधिकार, टाइटल और इंटरेस्ट in such lands shall be deemed to have been extinguished from the date of such surrender। जैसे ही उसने पोजेशन दी, ऐसे ही उसका इंटरेस्ट उस लैंड से समाप्त माना जाएगा। अभी सब सेक्शन बी बात करता है बाय भूमिधर, एक भूमिधर द्वारा, द राइट टाइटल सेम इंटरेस्ट such भूमिधर and every other person claiming through him in such holding or its part, कोई होल्डिंग है या उसका कोई पार्ट, shall be deemed to have been extinguished
फ्रॉम दिस सैड डेट, जब उसने वो समर्पण कर दिया तब से वो समाप्त माना जाएगा। अभी बात करते हैं 121, यानी लाइबिलिटी फॉर रेंट और रेवेन्यू इन केस ऑफ सरेंडर। देखिए, समर्पण की स्थिति में लगान या राजस्व का दायित्व क्या होगा, किसका होगा। नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 118 टू 120, द भूमिधर और आसामी शैल कंटिन्यू टू बी लाइबल टू पे द लैंड रेवेन्यू। भाई लैंड रेवेन्यू को नहीं छोड़ेगा, उसके लिए वो लाइबल होगा। कब होगा? द रेंट एज द केस में बी, जैसा भी केस होगा, फॉर द होल्डिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर, एग्रीकल्चर ईयर, नेक्स्ट ईयर, द डेट ऑफ सरेंडर अनलेस द नोटिस ऑफ सरेंडर वाज गिवन बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। देखिए, यदि दिनांक के, यानी कोई भी समर्पण का दिनांक था जिस दिन उसने करी थी, अनुगामी कृषि वर्ष के संबंध में जोत का या यथा स्थिति, जो भी स्थिति उस भू राजस्व की रही हो, लगान की देनदारी की, जब तक समर्पण का नोटिस अप्रैल की प्रथम दिनांक के पूर्व न दिया गया हो, तब तक उस पर बना रहेगा। अभी सेक्शन 122 काहे की बात करता है? अमेंडमेंट बाय भूमिधर, समर्पण करना, यानी समर्पण नहीं, भूमिधर पहले समर्पण करता था, अब अमेंडमेंट यानी वो परित्याग छोड़ देता है, परित्याग कर देता है। किसके द्वारा? भूमिधर के द्वारा। सब सेक्शन 1, इफ भूमिधर डज नॉट पे द लैंड रेवेन्यू, यदि वो लैंड रेवेन्यू जो लगान है उसको वह पे नहीं कर, does not use the land for agriculture for a continued period of 3 एग्रीकल्चर ईयर, और 3 साल तक उस जो जमीन का यूज ही नहीं करता, तब उस स्थिति में एंड हैज लेफ्ट द विलेज इन विच ही यूजुअली रिजाइड्स, और उस गांव को भी वो छोड़ देता है साधारणतः जहां वो निवास करता है। तो ऐसे में whose whereabouts are not known, और जिसके बारे में नहीं जाना जाता, नहीं पता लगता, that the collector may after such inquiry, तब कलेक्टर क्या करेगा? एक इंक्वायरी करेगा कि कहाँ है क्या नहीं। ही may deemed necessary, और वो जैसा भी उचित समझे, और वो possession ले लेगा। कौन ले लेगा? कलेक्टर किसी को दिला देगा possession, यानी कलेक्टर की possession मानी जाएगी ऑफ द लैंड बाय सच भूमिधर, उस भूमिधर की जमीन पर कलेक्टर क्या करेगा? इंक्वायरी करके, और जैसा वो समझे उसको possession ले लेगा उस भूमिधर। अभी सब सेक्शन 2 बात करती है where the collector has taken possession of any land, जहां कोई कलेक्टर किसी भी भूमि पर कब्जा ले लिया हो, वहां क्या करेगा? वहां उसको उस पर दे देगा, क्या बोलते हैं, किसी को लैग पर, और ऑन बिहाफ ऑफ भूमिधर फॉर पीरियड ऑफ 1 एग्रीकल्चर ईयर एट टाइम इन द मैनर प्रेस्क्राइब। कितने दिन के लिए? 1 साल के एग्रीकल्चर ईयर के लिए वो दे देगा, जिस दौरान का हम रेवेन्यू डिपॉजिट करते हैं। अभी सब सेक्शन 3, इफ द भूमिधर, यदि भूमिधर और एनी अदर पर्सन लॉफुली इंटाइटल टू है, उस भूमि पर उस जमीन पर कोई लॉफुली, उसका कोई बंदा या भूमिधर क्लेम करता है कि ये मेरा इंटरेस्ट है, इसमें मेरा जमीन में हित है, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, यानी 3 साल के दौरान, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग डेट ऑन विच द कलेक्टर टुक पोजेशन, जो 3 साल के लिए उसने पोजेशन पता नहीं था, अननोन था, और उसमें वो कोई भी उस लैंड को बोलता है कि ये मेरी है या मेरा हित है, और इंटाइटल माना जाता है या क्लेम करता है,
वह क्या करेगा, इट शैल बी रिस्टोर, तो ये रिस्टोर होगा टू हिम ऑन ए पेमेंट ऑफ ड्यूज, जो उसकी लगान की जो राशि है उसको वो ड्यूज को पेमेंट करेगा। इफ एनी एंड ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज कलेक्टर में थिंक, कलेक्टर सोचेगा क्या उचित है नहीं है, और वो अकॉर्डिंग टू द टर्म कंडीशन ऑफ द प्रेस्क्राइब लॉ के अनुसार करेगा, और या उसका डिस्क्रेशनरी पावर होगा कि वो उसको क्या करना चाहिए और क्या हित होगा किसान और रेवेन्यू के इकट्ठा कर। सबसेक्शन 4 वेयर नो क्लेम इज परफर्ड अंडर सबसेक्शन 3, ये अब सबसेक्शन 4 की बात कर रहा है जहां उपधारा 3 के अधीन कोई दावा न किया जाए, यानी जब कोई दावा ही नहीं कर रहा हो फिर क्या होगा, और इफ एनी क्लेम इज परफर्ड बट डिसअलाउड, और वो कलेक्टर जो है उसे अस्वीकृत कर देता है, द कलेक्टर शैल मेक एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग द होल्डिंग, कलेक्टर जो उचित समझेगा वो करेगा, और उस जो अस्वीकृत करा है उस होल्डिंग का जो क्लेम कर रहा था वहां कलेक्टर जोत को परित्यक्त घोषित करते हुए आदेश देगा, ये होल्डिंग जो है अबंडन हो गई है। सबसेक्शन 5 एवरी ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर, प्रत्येक ऑर्डर जो कलेक्टर का है, सच जो सच ऑर्डर जो कलेक्टर देता है अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी पब्लिश इन द मैनर प्रिस्क्राइब, जो मैनर दिया गया है किसका, ये यूपी रेवेन्यू एक्ट का, एंड शैल सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ एनी सूट अंडर सेक्शन 144 बी। 144 क्या है, डिक्लेरेटरी सूट है जिसमें कि वो डिक्लेयर करेगा किसकी पोजेशन है, किसका हित है, क्या है। 144 टॉक अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल सूट, टाइटल ऑफ द सेक्शन 122 की सब सेक्शन 6 बात करती है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी होल्डिंग हेल्ड बाय भूमिधर इन whose favor a declaration has been made under section 80, 80 के तहत नहीं बनेगा, where such declaration continue to be in force। सेक्शन 123, 123 बात करता है कंसिक्वेंस ऑफ अबंडनमेंट, कि परिताप क्या क्या परिणाम होगा, क्या उसके कंसिक्वेंसेस होंगे। where any holding has been abandoned under section 1, किसमें हम अबंडन करते हैं, किसमें हम समर्पण करते हैं, 122 में, और वो किस तरीके से वो की जाएगी इसकी सब क्लोज ए बात करता है, दी होल्डिंग शैल वेस्ट अब्सोल्युटली इन द स्टेट गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस, यानी जो जोत होगी समस्त भारों से मुक्त हो जाएगी और राज्य सरकार में पूर्णतः निहित हो जाएगी, क्या राज्य सरकार में वो चली जाएगी, कोई उस पर रेवेन्यू वगैरह का या किसी तरह का कोई भार नहीं है। सब सेक्शन बी का बात करता है, द भूमिधर कंसर्न शैल cease to have any right, title or interest in such holding। देखिए जो बी बात करता है, जो भी उसका होल्डिंग से कंसर्न है उसको सीज कर दिया जाएगा, उसके राइट को, इंटरेस्ट को, टाइटल को। और सी करता है दी भूमिधर कंसर्न शैल कंटिन्यू टू बी लाइबल फॉर ए लैंड रेवेन्यू डू इन रेस्पेक्ट ऑफ सच होल्डिंग फॉर द एग्रीकल्चर ईयर ड्यूरिंग विच द ऑर्डर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 4 ऑफ द सेड सेक्शन। सबसेक्शन 4 में जो भी कहा गया है वो उसके अकॉर्डिंग वो रेफर करेगा, एग्रीकल्चर ईयर क्या होगा। अभी सेक्शन 124, 124 इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें जो है ग्राम पंचायत को सौंपी गई भूमि में प्रबंधक समिति द्वारा प्रवेश, अब वो तहसीलदार के पास जो भूमि होती है उसमें ग्राम पंचायत को वो सौंप देता है, क्योंकि उनके द्वारा वो सरेंडर और परित्याग किया गया है
और गवर्नमेंट किसको जमीन देगी, गवर्नमेंट डिलीवरी करेगी उस पोजीशन की ग्राम पंचायत। तो ये दिया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट है लीज ऑफ लैंड बाय ग्राम पंचायत। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और अब सिलेबस में इसका हमें भी मैंने बताया गया कि ये ज्यादातर नहीं आता। सो दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट पार्ट होगा यानी चैप्टर 10 की बात करूंगा। अभी देखते हैं कंसिक्वेंस चैप्टर चैप्टर 10 नो चैप्टर 10 में ये है इजेक्टमेंट। ये सेक्शन 130 में आया इजेक्टमेंट यानी बेदखली, यानी उसको निकाल देना, इजेक्ट कर। भूमिधर नॉट टू बी इजेक्टेड, भूमिधरों को बेदखल न किया जाना, नॉट टू बी इजेक्टेड। No Bhumidar shall be liable to eject from the land held by him except as provided by or under this code। जब तक इस कोड के अधीन यानी इस संहिता के द्वारा यथा स्थिति या उसके सिवाय भूमिधर उसके द्वारा धारित भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। जिस भूमि में वह काम कर रहा है उससे उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। ये बात करती है 130। सेक्शन 131 सूट फॉर इजेक्टमेंट एटसेट्रा अगेंस्ट आसामी, आसामी के विरुद्ध बेदखली आदि के लिए वाद, यानी उसको बेदखल करना। किसको? आसामी को बेदखल कर रहे हैं भाई। सब सेक्शन 1 नो आसामी shall be liable to eject from the land held by him except on the suit of the landholder। नहीं निकाला जाएगा। नो आसामी shall be liable to eject from the land, जो वो लैंड को यूज कर रहा है किसके सिवाय? ऑन द सूट ऑफ भूमिधर, जो भूमिधर सूट करता है, क्योंकि आसामी पोजेशन करता है भूमिधर की लैंड पर और ग्राम पंचायत की लैंड पर, इसके सिवाय उसको नहीं निकाला जाएगा। क्या? विच में बी फाइल्ड ऑन ए मोर ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड। कौन कौन से ग्राउंड होंगे? उन ग्राउंडों की बात करता है, यह उन ग्राउंड की बात करता है। A subclause A that the interest of the Assami in the land held by him has extinguished under the provision of this code। B बात करता है that the Assami was holding land from year to year for a period which has already expired or will expire before the end of current agriculture। देखिए जो उसने होल्डिंग का ईयर की 1 साल के लिए किया था तब खत्म माना जाएगा, उसका एक्सपायर हो जाता है वो ईयर, या फिर लैंड रेवेन्यू नहीं वो देता तब माना जाएगा, तब उसको कर सकते हैं। और सी में है दी आसामी इज यूजिंग द लैंड फॉर एनी पर्पज नॉट परमिटेड बाय सेक्शन 80। देखिए हमने दी या भूमिधर ने दी वो लैंड को उसको कृषि पर्पज के लिए, एंड ही इज यूजिंग फॉर द कमर्शियल पर्पज लाइक दैट वाटर प्लांट एंड अदर थिंग्स। अभी सबसेक्शन डी दैट द लैंड हेल्ड होल्डर was suffering from any of these disabilities referred to in subsection 1 of the section 95, and either his disabilities has ceased or he wishes to bring the land under his personal cultivation। देखिए भूमिधर या तो बीमार से है और वो चाहता है कि मैं जो अपनी भूमि को खुद इसका खेती करूं, तब वो निकालेगा। मुझे जरूरत नहीं, मैं खुद करना चाहता हूं खेती, तो आसामी को निकाल देगा। ये बात करता है सबसेक्शन डी। ई that the Assami was in errors of rent for a period
of more than 1 year and has failed to pay the same to the landholder within a period of 30 days, despite service of notice of demand. देखिए आसामी पर कर्जा है, किसका कर्जा है? जो वो उसको एरर देना था, उसका रेवेन्यू जो उसे देना था, उसके पास जो पैसा पेंडिंग है, किसका? भूमिधर का। तो उसको वह नोटिस भी देता है, लेकिन नहीं देता। किस दौरान? 30 डेज के पीरियड का देने के बाद भी नहीं देता, तो तब वह उसको क्या करेगा? इजेक्ट करेगा, निकालेगा, निकल मेरी भूमि से, मैं नहीं रखता तुझे। ना तूने लैंड का रेवेन्यू दिया है, ना मेरा पैसा दिया है, और तुझे जो दिया था कि दिया था तुझे खेती करने के लिए, और तूने यहाँ इस क्या वाटर प्लांट करके तुम या दूसरा कोई कमर्शियल जो एक्टिविटीज कर रहा है, इससे क्या मेरे को क्या बेनिफिट है? मैं नहीं कर सकता, ये लीगली वे में नहीं आप कर रहे हो। तो इस तरीके से वो निकाल सकता है, ये दिए गए हैं। इसमें सब सेक्शन 2 बात करता है, नो नोटिस टू बी क्वाइट टू द आसामी शैल बी नेसेसरी बिफोर फाइलिंग ए सूट अंडर दिस सेक्शन। नोटिस जो है वो दिस जो है इसका शांत नहीं होगा, क्वाइट होगा। डी landholder may in a suit for ejectment also claim error of। और जो ये इस सबसेक्शन 3 में बात करता है कि भूमिधर बेदखली को के किसी वाद में लगान के बकाया का भी दावा कर सकता है कि इसने लगान का मेरा बकाया नहीं दिया, जो जमा करना था, जो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने पूरी नहीं करी, तो उसका भी दावा कर सकता है। अभी सबसेक्शन 4 बात करता है ए लैंड होल्डर में विदाउट शूइंग फॉर दैट सू द आसामी फॉर एरर ऑफ रैंट। भूमि धारक यानी भूमिधर आसामी को बेदखली के लिए वाद दाखिल किए बिना भी लगान के बकाए का वाद दाखिल कर सकता है। भाई लगान दो, क्योंकि तुम इस पर पोजेशन में थे, मैंने तुम्हें दे रखी, तुमने यूज भी किया था, इसका लगान तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। अभी ये सेक्शन 132 बात करता है राइट टू क्रॉप्स एंड ट्रीज, कि पेड़ों का किसका अधिकार है, फसलों का किसका अधिकार है? अरे जो बोएगा उसी का ही अधिकार है। नहीं देगा उसका फसल का, उसका तो फसल का या रेंट का, तो मालिक पूछ जाएगा उसको, यही है और कुछ नहीं है। अभी बात करते हैं 133। दोस्तों 133 is a very important section in IPC, CPC, and also here. Suit for injection, compensation, etc. भाई क्षतिपूर्ति, व्यादेश की इंजेक्शन किसके किसके लिए इंजेक्शन मान रहा है? क्षतिपूर्ति वाद के लिए। भाई मेरे को नुकसान हुआ, मुझे तो इसका क्षतिपूर्ति का वाद ला रहा हूँ, ये इसमें बताया गया है। अभी सेक्शन 134 इजेक्टमेंट ऑफ ए पर्सन ऑक्युपाइंग लैंड विदाउट टाइटल, बिना टाइटल के उसको कैसे बिना हक के भूमि के आदिवासी व्यक्ति को बेदखल कर लो। टाइटल नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, इज नॉट डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ पजेशन टाइटल, जो भी वो नहीं बता सकता, तो तब क्या होगा? Subsection 1, where a person take retains possession of any land forming part of the holding of any Bhumidar or Assami otherwise than and accordance with the provisions of the law for the time being in force, and without the consent of the such Bhumidar or Assami, such person shall be liable to ejectment on the suit of the Bhumidar or Assami concerned and shall also be liable to pay damage and क्या जो रेट प्रिस्क्राइब किया है, क्या जो भी रेट प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग उसको देना पड़ेगा। क्या जो भी विधि प्रवर्त है, जो भी विधि उस टाइम फोर्सेबल है, बिना किसी भूमिधर या आसामी के जोत के अंशभूत किसी भूमि का कब्जा लेता है या रखता है, तो ऐसे व्यक्ति संबंधित भूमिधर को या आसामी के वाद पर बेदखली का दायी होगा और विहित दरों पर नुकसानी का जो नुकसान हुआ उसका भुगतान करने का भी
दायी होगा। दोस्तों 135 डिलीट हो गई है और यानी रिपील कर दिया गया है। अभी 136 है। इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेस पासर ऑफ ग्राम पंचायत में। एक ग्राम पंचायत की जमीन है, घुस गया कोई, अब क्या करोगे? भूमि पर अतिचारी का बेदखली, अतिचारी कौन? जो ट्रेस पासर है, जबरदस्ती करके अल्लाह बैठ गया है। लेकिन ऐसे नहीं बैठ सकता, उसमें उसके कोई एम्प्लॉय की, ग्राम पंचायत के लोगों की जरूर बात होगी, तभी वो बैठ सकता है। Notwithstanding anything contained in the provisions of this code, the sub-divisional officer में क्या चाहेगा? सब यानी एसडीएम क्या करेगा? ऑफ हिज ओन मोशन, अपनी खुद की यानी सुमोटो पर, अपनी इच्छा पर, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ग्राम पंचायत और द अदर लोकल अथॉरिटी, इजेक्ट एनी पर्सन टेकिंग और रिट्रेनिंग possession of any land specified in subsection 2। उसको निकाल देगा भाई, ले लेगा पोजीशन। इफ सच possession is contravention, भाई उसमें कोई कॉन्ट्रावेंशन आ रही, भाई गड़बड़ है, ये सही था वो था, ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस कोड एंड is without the consent of such gram panchayat or the local authority and shall also be liable to pay damage at the rate prescribed। भाई डैमेज ले लेंगे वो तो उससे, जो उस टाइम जो प्रेस्क्राइब किया होगा, उस विधि में जो भी बताया गया होगा, उस भुगतान को वो ले लेंगे। जो जो स्थानीय ग्राम पंचायत जो भी उसके सहमति, उसका उल्लंघन किया है, भाई उस कब्जे पे कब्जा कर लिया सरकारी जमीन पर, तो फिर वो तो लेंगे। अभी सब सेक्शन 2 बात करते हैं। द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ लैंड। किन किन कैटेगरी के लैंड पर ये जो है ये लागू होगा? दोस्तों ये देख लेना, ऐसे कोई खास नहीं है। ये लोग ग्राम पंचायत की होगी। और दूसरा आसामी एडमिटेड लैंड अंडर क्लोज 125 ग्राम पंचायत, ये कोई ऐसा खास नहीं। अब है रेमेडी फॉर रॉन्गफुल डेथ। ये ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी को भाई गलत तरीके से आप निकाल दो, अगर बंदे का हक है तो उसके लिए उसकी क्या रेमेडी होगी, ये बात रेमेडी की बात करता है। गलत बेदखली के लिए आपको क्या उपचार मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट। एक सही आदमी के साथ जब गलत होता है तो उसमें कोई उपचार जो है कानून देता है, ये वो है। सब सेक्शन 1 एंड आसामी इजेक्ट ऑफ एप्रीहेंडिंग इजेक्टमेंट फ्रॉम और prevented from the obtaining possession of any land otherwise than in accordance with the provisions of any law for the time being in force, may sue the person so ejecting him, trying to eject him, or keeping him out of possession first for possession of the land, or second the comprehension for wrongful disposition। दोस्तों जो उस समय विधि है या उस विधि के अनुसार जो भी बेदखली की कर रहे हैं, जो उस विधि के अनुसार जो भी बेदखली कर रहे हैं और कब्जा लेने के लिए निवारित किया गया कोई भी आसामी, इस प्रकार निकालने वाले या निकलने का प्रयास करने वाले या कब्जे से बाहर रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किस तरीके से ये लगेगा? क्या? एक तो भूमि के कब्जे के लिए, भूमि के कब्जे के लिए लगेगा फर्स्ट, जो ये दिया गया है फर्स्ट, भूमि के पोजीशन कब्जे के लिए। दूसरा, गलत रूप से बेदखली हेतु क्षतिपूर्ति के लिए फॉर दी कंपनसेशन फॉर द रॉन्गफुल डिस्पोजेशन, आपने उसको निकाल दिया रॉन्गफुली, उसकी रेमेडी। देखिए सब सेक्शन 2 बात, व्हेन ए डिक्री इज पास्ट। डिक्री क्या है? जब आप सीपीसी वगैरह बने, डिक्री की पूरी जो उसमें डेफिनेशन दी गई है वही डिक्री है। व्हेन ए डिक्री इज पास्ट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल डिस्पोजेशन, डिक्री पास हो जाती है कि आपने जो है इसको गलत तरीके से इससे कब्जा ले लिया है, डिस्पोजेशन किया है, बट नॉट फॉर पोजेशन, द कंपनसेशन अवार्ड शैल बी
for the whole period during which the Assami was entitled to remain in possession। यानी डिक्री पारित की जाती है तो प्रदान की गई क्षतिपूर्ति उस संपूर्ण अवधि के लिए होगी जिसके दौरान आसामी कब्जा रखने के लिए हकदार था, जिसका वो हकदार था उसके लिए वो पूरे पीरियड के लिए होगी। दोस्तों अभी रेंट का आ रहा है, रेंट का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो आपको अच्छा लगा है ठीक है, और इसमें कुछ और अच्छा करना है उसके लिए मुझे बताएं, और यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।